आंखों की बीमारी से जुड़े लोगों के लिए एक नई उम्मीद की किरण जगी है। नई रिसर्च के मुताबिक आई इम्प्लांट टेक्नोलॉजी के जरिए अब नेत्रहीन लोग फिर से दुनिया देख पाएंगे और यही नहीं, आंखों से जुड़ी ज्यादातर बीमारियां भी खत्म हो सकती हैं। आखिर एआई से जुड़ी ये नई टेक्नोलॉजी और क्या है और ये काम कैसे करेगी, आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। ये बड़ी अहम रिसर्च मानी जा रही है, इसलिए आंखों से जुड़ी एक इम्पॉर्टेंट ब्रेक थ्रू है। ख़ास मेहमान हमारे साथ आज के शो में होंगे, उनसे हम विस्तार से चर्चा करेंगे। मेरा नाम है दीपक डोभाल, आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फ़ायदा। सबसे पहले ये रिपोर्ट देखिए। सोचिए, जिन आंखों ने दुनिया देखनी छोड़ दी हो, अगर वही आंखें फिर से देखने लगें तो ये किसी चमत्कार से कम नहीं होगा और ऐसा आने वाले समय में मुमकिन हो सकता है। यानी नेत्रहीन लोग भी फिर से इस खूबसूरत दुनिया को देख सकेंगे। उम्मीद की ये किरण विज्ञान की सबसे बड़ी जीत साबित हो सकती है। ये कमाल हुआ है एक छोटे से वायरलेस चिप और हाईटेक चश्मे की मदद से। ये तकनीक उन लोगों के लिए उम्मीद की किरण है जो उम्र से जुड़ी एक आम बीमारी एज रिलेटेड मैक्यूलर डिजनरेशन यानी एएमडी से जूझ रहे हैं। ये बीमारी आंखों के बीच वाले हिस्से की रोशनी छीन लेती है, चेहरा पहचानना तक मुश्किल हो जाता है और सबसे बड़ी बात यह है कि इसका इलाज अब तक नामुमकिन माना जा रहा था, लेकिन अब विज्ञान ने उम्मीद जगाई है। एएमडी के एडवांस स्टेज को जियोग्राफिक एट्रोफी कहते हैं। इसमें मरीजों की आंखों में सिर्फ कुछ कोशिकाएं बचती हैं जो किनारे का विजन देती हैं। इन्हीं कोशिकाओं का फायदा उठाया है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के डैनियल पेलिंकर और उनकी टीम ने। उन्होंने एक अनोखा डिवाइस प्राइमा बनाया है। ये डिवाइस आंखों में इम्प्लांट होता है और हाईटेक चश्मे के साथ मिलकर रोशनी की उम्मीद जगाता है। ये काम कैसे करता है, इसे भी जान लीजिए। प्राइमा में एक छोटा कैमरा स्मार्ट ग्लासेस पर लगा होता है। ये कैमरा तस्वीर कैप्चर करता है और फिर उन्हें इंफ्रारेड लाइट के जरिए आंख में लगे 2x2 मिलीमीटर के सोलर पावर्ड वायरलेस चिप तक भेजता है। ये चिप रेटिना के पीछे लगाया जाता है। खास बात यह है कि इंफ्रारेड लाइट हमें दिखती नहीं, इसलिए मरीज अपने बचे हुए विजन और नए विजन को साथ में इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तकनीक को परखने के लिए 60 साल से ज्यादा उम्र के 32 लोगों को चुना गया। इनकी नजर इतनी कमजोर थी कि 20 फीट पर वही दिखता था जो आम आंखों को 320 फीट पर दिखता है। पहले इनकी आंख में एक चिप लगाई गई। 4 से 5 हफ्ते बाद इन्हें चश्मा दिया गया। ये चश्मा 12 गुना तक चीजों को बड़ा कर सकता है और ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट एडजस्ट कर सकता है। नतीजा चौंकाने वाला था। 1 साल बाद 27 लोग फिर से पढ़ने लगे, आकृतियां और पैटर्न पहचानने लगे, आंखों के टेस्ट चार्ट पर औसतन 5 लाइन ज्यादा पढ़ने लगे। कुछ तो 20 से 42 विजन तक पहुंच गए, यानी जिन आंखों को लोग मृत समझ चुके थे उनमें फिर से जान आ गई। हालांकि 2/3 लोगों को थोड़े समय के लिए साइड इफेक्ट्स हुए, लेकिन विजन में सुधार जारी रहा। फिलहाल ये विजन ब्लैक एंड व्हाइट है। अगला लक्ष्य है ग्रे शेड्स को जोड़ना और फेस रिकॉग्निशन को आसान बनाना। भले ही ये रिसर्च शुरुआती दौर में है, लेकिन उम्मीद की एक बड़ी किरण है। दुनिया भर में करोड़ों लोग आंखों की बीमारियों से जूझ रहे हैं। कई ने रोशनी पूरी तरह खो दी है। अगर सब कुछ सही रहा तो आने वाले समय में ये रिसर्च उनके लिए चमत्कार साबित हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आइए स्वागत करते हैं आज के खास मेहमानों का। हमारे साथ हैं डॉक्टर अनीता सेठी, एचओडी ऑप्थेल्मोलॉजी, मैक्स हॉस्पिटल। गुड इवनिंग डॉक्टर सेठी, बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका हमारे शो पे। डॉक्टर राकेश जोशी सर हमारे साथ हैं, देश के जाने माने नेत्र सर्जन हैं। गुड इवनिंग सर, बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर जोशी आपका हमारे शो पे। हर्षवर्धन घोरपड़े डॉक्टर साहब हमारे साथ हैं, वरिष्ठ नेत्र सर्जन, फोर्टिस हीरानंदानी हॉस्पिटल से। गुड इवनिंग डॉक्टर घोरपड़े, आपका स्वागत है हमारे शो पे। चर्चा की शुरुआत डॉक्टर सेठी आपसे कर रहा हूँ। मैम, कितना बड़ा ब्रेक थ्रू है मैम, और जो लोग अपनी आंखें खो चुके हैं उनके लिए तो काफ़ी टेक्नोलॉजी का सहारा लेने की कोशिश की गई है। ये पर्टिकुलर जो एक न्यूज़ या डेवलपमेंट है, ये क्या ये एक बड़ा ब्रेक थ्रू है मैम? गुड इवनिंग। सो एज विद ऑल जो भी फील्ड्स हैं, टेक्नोलॉजी का जो भी एडवांसमेंट होता है वो हम सबको हेल्प ही करता है। तो यस, दिस इज द बिगिनिंग ऑफ अ वेरी गुड ब्रेक थ्रू। ये मैं नहीं बोलूँगी कि इमीडिएटली ये यूजेबल है और सारे ब्लाइंड लोग देखने लगेंगे, बट ये बहुत अच्छा टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया है कि जो ARMD में जो रिसेप्टर्स, फोटो रिसेप्टर्स बचे हुए हैं, जो डैमेज नहीं हुए हैं, उनको यूज़ करके थ्रू दिस चिप एंड द स्पेशल ग्लासेस
हम जो भी इमेजेस जा रहे हैं उनको एम्पलीफाई करके पेशेंट का जो विजन है, मैं ये नहीं बोलूंगी कि वो इमीडिएटली पूरा नॉर्मल की तरह देखने लगेंगे, बट जो बिल्कुल ऑलरेडी फंक्शनली ब्लाइंड हो गए हैं उनके लिए एम्बुलेटरी विजन या उससे थोड़ा बेटर विजन, जिससे वो अपना काम काज खुद कर लें, वो किसी के ऊपर डिपेंडेंट ना हो, उस डायरेक्शन में ये बहुत अच्छा एक डेवलपमेंट है। एंड ये बिल्कुल नया नहीं है, इससे पहले भी इस टाइप की टेक्नोलॉजीज ऑलरेडी लाइक बायोनिक आई आ चुकी हैं, बट व्हाट इज इम्प्रूव नाउ इज द यूज ऑफ एआई, द वायरलेस कनेक्टिविटी, द आप रेजोल्यूशन को कितना ज्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं। पहले लोगों को बस पिक्सेलेटेड इमेजेस दिखती थी, अब उनके इमेजेस बेटर एंड क्लियरर होने लगे हैं। तो मैं ये नहीं बोलूंगी कि इट इज द बिगेस्ट ब्रेक थ्रू, बट इट इज अ ग्रेट ब्रेक थ्रू फॉर अ डिजीज जिसमें हमारे पास एक्चुअली कोई भी ट्रीटमेंट नहीं था अदर देन लो विजन एड्स। सो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू ये बहुत अच्छा ब्रेक थ्रू है, बहुत अच्छे डायरेक्शन में ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी हमें लेके जा रहा है। सो हमें उम्मीद है कि एज दिस डेवलप्स ये और भी बेटर हो जाएगा। एब्सोल्युटली मैम। डॉक्टर जोशी सर, कितने लोग हैं, अगर ये जैसे मैम ने बताया कि अभी ये हम कह सकते हैं कि इनिशियल लेवल पे है, बट एक गुड साइन, एक ब्राइट साइन है, बट ये अगर आगे चल के ये एक बड़ा रेमेडी या क्योर साबित हुआ, जिनकी आंखें नहीं हैं या जिनको इस तरह के ट्रीटमेंट की आवश्यकता है, कितने लोग होंगे सर भारत में ख़ास तौर से जो जिनके लिए ये एक वरदान साबित होगा सर? ये जो टेक्नोलॉजी अभी लेटेस्ट हम डिस्कस कर रहे हैं सिग्मा, इसका उपयोग अभी तो कहा गया है कि एज रिलेटेड मैकुलर डिजेनरेशन जैसी डिजीजेस जिसमें कि सेंट्रल विजन अफेक्ट होता है उसके लिए इस्तेमाल की जाएगी। लेकिन भविष्य में और भी बीमारियां जिनमें सेंट्रल विजन नहीं पेरिफेरल विजन भी अफेक्ट होता है, जैसे कि रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा, इस तरह की बीमारियों में भी ये टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होगी। तो फिर तो ये इंडिया में ही मिलियंस ऑफ लोगों के लिए कारगर होगी, क्योंकि जैसे मैं बात करूं तो रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा ही करीब 2 मिलियन लोगों को भारत में है, और एज रिलेटेड मैकुलर डिजेनरेशन 60 वर्ष के बाद होने वाली सबसे कॉमन आई डिजीज़ में से एक है कैटरेक्ट के बाद। सो हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि करोड़ों लोगों के लिए ये टेक्नोलॉजी काफ़ी कारगर होगी। लेकिन ये ज़रूर है कि अभी इस टेक्नोलॉजी को एक्सपेरिमेंटल स्टेज से पेशेंट्स के लिए अवेलेबल होने में अभी कुछ समय लगेगा, और अभी भी हमारे पास इंडिया में भी और विश्व में भी कुछ ऐसी टेक्नोलॉजीज़ अवेलेबल हो चुकी हैं जो कि अभी पेशेंट के लिए रेडी हैं, और उसके बारे में भी पेशेंट्स को थोड़ा आज हम इस प्रोग्राम में अवेयर कराएंगे, जैसे कि स्मार्ट विजन ग्लासेस फॉर ब्लाइंड, ऑरा ग्लासेस फॉर पेशेंट्स विद लो विजन। तो ये जो टेक्नोलॉजी अब विद चिप है ये 2 स्टेज टेक्नोलॉजी है, लेकिन इसकी पहली स्टेज तो अभी पेशेंट्स के लिए अवेलेबल है। इस तरह के स्पेशलाइज्ड एआई की हेल्प से बनाए हुए ग्लासेस अभी भी अवेलेबल हैं पेशेंट्स के लिए, रेटिना की काफ़ी डिजीज़ के लिए। एब्सोल्युटली सर। और जैसा आपने बताया कि भारत में ही बहुत बड़ी मात्रा में एएमडी पेशेंट्स हैं, ख़ास तौर से जो जियोग्राफिक एंट्रोफी वाले जो लोग हैं उनके लिए ये तकनीक सबसे ज़्यादा लाभ दे सकती है। बट डॉक्टर घोरपड़े सर, ये क्या इसका इलाज का खर्चा कितना होगा? क्योंकि जब इस तरह की टेक्नोलॉजी आती है तो एक मन में टेंशन ये भी रहती है कि भाई नई तकनीक है, इसमें इलाज का खर्चा कितना होगा, कितना लंबा चलेगा, और क्या ये सबके लिए उपयुक्त होगा? तो इस बारे में थोड़ा सा बताएं सर, डॉक्टर हर्षवर्धन जी। नमस्कार। जैसे सर ने और मैडम ने बताया कि ये एक नई टेक्नोलॉजी है, तो ऑब्वियसली ये इनिशियल फेज में इंपोर्ट करनी पड़ेगी, और उस वजह से इसकी कॉस्ट डेफिनेटली ज़्यादा रहेगी। जैसे बायोनिक आई आया था इसके पहले, अभी भी है, और उस टाइम उसकी कॉस्ट लगभग मेरे हिसाब से 25-30 लाख के आसपास जाती थी, शायद ज़्यादा भी।
लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे आपको पता होना चाहिए कि 3 तरह के मेन ब्लाइंडनेस होते हैं। एक होता है कॉर्नियल ब्लाइंडनेस, जो बाहर का जो अपना ट्रांसपेरेंट पर्दा है वो अगर ओपेक हो जाता है तो उसके लिए उसे कॉर्नियल ब्लाइंडनेस कहते हैं। उसको रिप्लेस करने के लिए आर्टिफिशियल कॉर्निया भी है, प्लस डोनेटेड कॉर्निया जो हम पेशेंट के डेथ होने के बाद लेते हैं वो है। सो इसमें भी काफ़ी एडवांसेस आ चुके हैं। सेकेंड होता है रेटिनल ब्लाइंडनेस, जिसकी चर्चा हम कर रहे हैं अभी। और तीसरा होता है ऑप्टिक नर्व का ब्लाइंडनेस, जो पीछे की नस है उसका। ऑप्टिक नर्व अगर डैमेज हो जाती है तो अभी तक उसमें खास कोई प्रोग्रेस नहीं हुआ है, जबकि स्टेम सेल रिसर्च अभी भी जारी है। लेकिन रेटिनल ब्लाइंडनेस जो है वो अगर ऑप्टिक नर्व इंटैक्ट है और कॉर्निया अगर क्लियर है तो इस तरह का ग्लास और ये चिप डाल के हम काफ़ी अच्छा विजन पेशेंट को दे सकते हैं। और ऐसे बहुत सारे पेशेंट, जैसे राकेश सर ने कहा कि ये इंडिया में भी है और बाहर भी है, और ये कॉमन डिसीज़ है एज रिलेटेड, जो 60 इयर्स के बाद होता है। तो ये आई एम श्योर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कुछ मेथड से इसका रेट कॉस्ट कम करके हमारे नॉर्मल पेशेंट्स के लिए भी अवेलेबल कर सकते हैं, जो ये अफोर्ड कर पाएंगे। तो डेफिनेटली इट्स अ गुड प्रोग्रेस। एब्सोल्युटली सर। अब देखिए लाखों ऐसे बुजुर्ग हैं जो अभी AMD से प्रभावित हैं, और इनमें से भी आप मानेंगे कि जितने भी टोटल आबादी है ऐसे लोगों की, उनमें भी 10 से 15% आप मान के चलिए कि जिसके बारे में बात हो रही है GA, जियोग्राफिक एंट्रोफी, उसके एडवांस स्टेज में होते हैं। तो ऐसे GA मरीज़ जितना हम पढ़ पाए हैं, जिनके पास अभी पेरिफेरल विजन बचा हुआ है, वो प्राइमा इम्प्लांट के एक अच्छे उम्मीदवार बन सकते हैं। लेकिन जैसा अभी बताया गया कि इसके अलावा भी दूसरी भी तकनीक है। लेकिन दिक्कत ये है कि भारत में जो तेज़ी से बढ़ रही बुजुर्गों की आबादी है, उसका एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा जो है ग्रामीण क्षेत्रों में रहता है। अब वहाँ पर इम्प्लांट सर्जरी, प्रोग्रामिंग क्लासेस, अब इस तरह के अगर उनके लिए सेंटर नहीं होंगे तो इस तरह की टेक्नोलॉजी आ भी जाए तो भी वो सही लाभार्थियों तक नहीं पहुंच पाएगी। तो इसके लिए क्या करना होगा? और ये तो बड़ी बात हुई कि चलिए एक साइंस ने एक बड़ा ब्रेक थ्रू हासिल किया है, या उस तरफ हम बढ़े हैं, अभी तो क्लिनिकल ट्रायल्स के ही फेज में है। और क्या कुछ चल रहा है आंखों की रोशनी को बचाने के लिए, इस पर डिस्कशन करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। डॉक्टर सेठी, मैम, जैसा कि हम पढ़ पा रहे हैं अभी क्लिनिकल ट्रायल्स भी अभी हो रहे हैं। अमेरिका और यूरोप में परीक्षण तो हालांकि कई जगह हो गए हैं और कई जगह पूरे किए जा रहे हैं। संभवतः भारत में अभी रेगुलेटरी अप्रूवल्स वगैरह होंगे या हो गए होंगे, आई डोंट नो। थोड़ा सा इसके बारे में बताएं मैम। और अगले चरण में जो अप्रूवल्स के बाद जो सेफ्टी वैलिडेशंस होते हैं या लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस के लिए जो दूसरे परीक्षण होते हैं, उनकी स्थिति क्या होगी मैम, अगर आप कोई अनुमान हमें दे पाएं? ये क्लिनिकल ट्रायल्स एक बहुत लंबा प्रोसेस है जी, ओवर इवन 5 to 10 years का प्रोसेस है ये। सो अभी आई डोंट थिंक हम लोग इंडिया में ऐसे ट्रायल के लिए रेडी हैं। इंडिया में वी हैव सो मेनी कि हमारे इतने कॉजेज हैं ऑफ प्रिवेंटेबल ब्लाइंडनेस, जैसे कि डायबिटिक रेटिनोपैथी, डायबिटीज की मात्रा इंसिडेंस हमारे कंट्री में बहुत हाई है, चाहे शहर में देखो चाहे ग्राम में देखो, सब जगह ही बहुत सारे डायबिटिक्स हैं। एंड डायबिटीज से रेटिनोपैथी की वजह से हमारी ब्लाइंडनेस हो सकती है। तो हमारा फोकस करेंटली ऐसे प्रिवेंटेबल ब्लाइंडनेसेस पे है। और यस, ट्रायल्स आर गुड, बट उसमें एक्सपेंस भी बहुत ज्यादा है। ये जो प्राइमा के बारे में हम बात करें, इट्स $150,000। तो हम तो मतलब हमारे कंट्री में तो कोई भी ऐसा कुछ अफोर्ड नहीं कर सकता, और ना ही गवर्नमेंट के पास इतने पैसे हैं कि वो उसको सब्सिडाइज करें। तो हम प्रिवेंटेबल ब्लाइंडनेस, जैसे कि डॉक्टर साहब ने कहा, कॉर्नियल ब्लाइंडनेस, कॉर्नियल डोनेशंस को अगर हम इंक्रीज करें तो हम कॉर्नियल ब्लाइंडनेस को प्रिवेंट कर सकते, ट्रीट कर सकते हैं। डायबिटिक ब्लाइंडनेस, तो हमारा फोकस ज्यादातर उस पे है जो हम मासेस को रीच आउट कर सकते हैं और हम उनको ट्रीट कर सकते हैं। बिल्कुल, ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली। तो दो चीज़ें बड़ी क्लियर हैं। एक तो ये टेक्नोलॉजी बड़ी पेचीदा होने के साथ साथ थोड़ी खर्चीली भी है,
और जैसा कि बताया गया है, ये अभी जो क्लिनिकल ट्रायल्स हैं, जैसा हमने भी बताया, अमेरिका और यूरोप में भी परीक्षण पूरे किए जा रहे हैं। अभी रेगुलेटरी अप्रूवल्स का इंतज़ार भारत में हो रहा है। उसमें भी जैसा मैम ने बताया लंबा प्रोसेस है, तो 3 से 5 साल आप मान के चलिए भारत में क्लिनिकल इंट्रोडक्शन के होंगे, और फिर वाइडर अवेलेबिलिटी के मुझे लगता है कि लगभग 5 से 8 साल इसमें लग जाएंगे, वो भी खर्चा होगा। तो अब जो मैम ने बोला बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, इस तरह की टेक्नोलॉजी आएंगी, स्वागत योग्य है, साइंस आगे बढ़ता रहे, स्वागत योग्य है, लेकिन ऐसी स्थिति में हम पहुँचे ही ना, उसके लिए तो हमें कुछ करना होगा। तो डॉक्टर जोशी सर, ये बताएं कि कोई ऐसी स्थिति या आंखों से जुड़ी हुई जो एज के रिलेटेड जो अन्य बीमारियां हैं उस तक आदमी पहुंचे ही ना सर, वो उसके लिए अपनी लाइफस्टाइल में परिवर्तन से लेकर चेकअप से लेकर क्या क्या करना होगा सर? इसमें सबसे अच्छा एग्जाम्पल तो जैसे डॉक्टर सेठी ने अभी बताया, डायबिटिक रेटिनोपैथी। इंडिया डायबिटीज़ की कैपिटल मानी जाती है, क्योंकि यहाँ बहुत लोगों को डायबिटीज़ होती है। और फिर यदि हम उस डायबिटीज़ को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, 10, 15 साल, 20 साल तक अनकंट्रोल रहने के बाद ही डायबिटीज़ आँख के पर्दे को ख़राब कर पाती है। लेकिन हमारे यहाँ डायबिटिक रेटिनोपैथी के पेशेंट की संख्या बहुत बड़ी है। तो यदि उन्हें अपने लंबे इलाज, फ्यूचर में लंबे इलाज या नई टेक्नोलॉजी से बचना है, तो फिर उन्हें अपनी सिर्फ करना इतना है कि अपनी डायबिटीज़ को अच्छे से कंट्रोल में रखें। फिर उन्हें डायबिटिक रेटिनोपैथी होगी ही नहीं, फिर उन्हें ना तो किसी नई दवाई के इंजेक्शन की, ना ही लेज़र्स की, और ना ही सर्जरी और किसी गैजेट की ज़रूरत महसूस होगी। तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल तो प्रिवेंटेबल ब्लाइंडनेस में डायबिटिक रेटिनोपैथी है। लेकिन इसके अलावा एज रिलेटेड मैकुलर डीजनरेशन में भी यदि बुज़ुर्ग लोग अपने विजन के कम होने को हमेशा मुझे मोतियाबिंद होगा या थोड़ा बहुत कम दिखता है इस उम्र में के बजाय अपने डॉक्टर से चेकअप कराएं, और यदि इसकी शुरुआती स्टेज में डॉक्टर उन्हें कुछ दवाइयां दे पाते हैं, ओरल मेडिसिन जैसे कि एंटीऑक्सीडेंट्स, और वो रेगुलर ट्रीटमेंट में रहते हैं, तो उनमें से कम ही लोगों को फिर एएमडी होगी, या उनकी एएमडी उनकी रोशनी को ज़्यादा ख़राब नहीं कर पाएगी। तो इस तरह हम नई टेक्नोलॉजी की बात तो करेंगे ही, लेकिन तभी जब हमें बहुत ज़रूरी हो उसके इस्तेमाल का। अच्छी बात तो ये है कि हम बीमारियों के प्रिवेंशन के लिए ज़रूर बढ़ें, और इसी तरह ग्लूकोमा यानी काला मोतिया भी लोग नज़रअंदाज करते हैं, उसे ठीक से कंट्रोल नहीं करते, दवाई नहीं डालते समय पे, और फिर ढूंढते हैं बहुत बहुत हाई टेक गैजेट्स को। सो यदि हम अपने लाइफस्टाइल में चेंज करके अपनी डॉक्टर की बात मान के इन बीमारियों को अच्छे से कंट्रोल करें, तो इन ज़्यादातर लोगों को इन गैजेट्स की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और आपने जिस प्रॉब्लम का जिक्र किया भारत में, वो अंधेपन की सबसे बड़े वजह, तेज़ी से उभरती हुई वजह बनती जा रही है डायबिटिक रेटिनोपैथी। अब ये आप समझ लीजिए कि अगर डेटा हम देखें तो 7-8 करोड़ अगर डायबिटिक लोग हैं, उनमें से अगर 20-25 लोगों को भी किसी न किसी स्तर का अगर डायबिटिक रेटिनोपैथी है, तो आप समझ लीजिए कि 1.5 से 2 करोड़ लोगों को डीआर का खतरा या उसके शुरुआती रूप में है, ये आप मान के चलिए। अब इसमें प्रॉब्लम ये है डॉक्टर घोरपड़े सर, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि 10 से 15 साल से ज़्यादा की डायबिटीज़, जितना मैं पढ़ पाया हूँ, अगर 10 से 15 साल से ज़्यादा की डायबिटीज़ हो गई तो डीआर का जोखिम बहुत ज़्यादा हो जाएगा। अब भारत में दिक्कत ये है कि 7-8 साल तक तो व्यक्ति या तो डिनायल मोड में रहता है या पता ही नहीं कर पाता कि उसको डायबिटीज़ है या नहीं है। तो जब उसको पता चलता है और तब से उसके अंधेपन की तरफ जाने का जो पहला खतरा है, उसके लिए टाइम बड़ा कम बचता है सर। तो ओवरऑल स्क्रीनिंग ऑफ हेल्थ, डायबिटीज़, इस तरह की चेकअप्स या स्क्रीनिंग कितनी इंपॉर्टेंट हो जाती है डॉक्टर हर्षवर्धन? जी बिल्कुल। जिस दिन डायबिटीज डिटेक्ट हो जाता है, उसी दिन से आपको याद रखना है कि हर साल एक बार आंखों के रेटिना को ड्रॉप्स डाल के डायलेट करके प्रॉपर ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट से चेक करना है। काफ़ी लोग समझते हैं कि ऑप्टिशियन के पास जाके चश्मा नंबर निकाल लिया तो मेरा काम हो गया। ये बात नहीं है।
क्योंकि एवरी टाइम जो सेंट्रल रेटिना है वो अफेक्ट नहीं होता है, पेरिफेरल भी हो सकता है और वो मिस हो जाता है ऑप्टिशियन के चेकअप में। तो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के पास जाके डायलेट करके रेटिना चेकअप वंस अ ईयर कंपलसरी है। रेटिना चेकअप में अगर डायबिटिक रेटिनोपैथी डिटेक्ट हो जाता है तो मोर फ्रीक्वेंट चेकअप लग सकते हैं, क्योंकि उसके लिए इलाज अवेलेबल है, इंजेक्शंस है, लेजर्स है, सर्जरीज है। सो इट इज़ अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ प्रिवेंटेबल ब्लाइंडनेस अलॉन्ग विद ग्लोकोमा। आजकल हमारे पास नई टेक्नोलॉजी ऐसी आई है कि जिसमें हम फोटोग्राफ निकाल सकते हैं रेटिना का और वो ट्रांसफ़र कर सकते हैं सेंट्रल जो रीजनल इंस्टीट्यूट्स है उनके पास। अगर उनको लगेगा कि इसमें क्रिटिकल स्टेज है तो वो पेशेंट को बुला लेते हैं ट्रीटमेंट के लिए। तो बहुत पेरीफेरी तक, विलेज, छोटे छोटे गांवों तक ये कैमरा जा सकता है। फार्मा कंपनीज और स्पेशल इंस्टीट्यूट्स इसमें एक दूसरे को हेल्प करते हैं और ऐसे कैंप सेटअप करते हैं कि रेटिनोपैथी चेकअप हो जाए, स्क्रीनिंग हो जाए और जो क्रिटिकल पेशेंट्स हैं उनको इमीडिएटली ट्रीटमेंट हो जाए। तो ये अभी बहुत लार्ज स्केल पर चल रहा है इंडिया में, तो अच्छी बात है। इस तरह ग्लोकोमा भी, आँख का प्रेशर चेक करना एवरी विजिट में, और ग्लोकोमा के लिए स्पेशल स्कैन्स भी होते हैं, पेरीमेट्री टेस्ट होता है, वो भी कर सकते हैं। तो इस तरह से ये प्रिवेंटेबल ब्लाइंडनेस को इजीली ट्रीटेबल हो जाता है। ब्लाइंडनेस के आगे भारत में आप सामान्यतः प्रिवेंटेबल तो जोड़ ही दीजिए, मतलब जोड़ ही दीजिए, मतलब बिना कुछ सोचे समझे जोड़ दीजिए। हम तो कह रहे हैं कुछ केसेस ऐसे होते हैं जहां पर ऐसी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं कि प्रिवेंट नहीं की जा सकती, वो केसेस बड़े कम हैं, वरना आमतौर पर प्रिवेंटेबल ब्लाइंडनेस भारत की सबसे बड़ी समस्या है। अब प्रिवेंटेबल है तो फिर उत्तर आपको मिल गया, प्रिवेंट कर लीजिए, ब्लाइंडनेस आएगी नहीं। और उसके लिए क्या करना है डॉक्टर साहब ने बता दिया। और भविष्य में ये खुदा ना खास्ता अगर इस तरह की प्रॉब्लम आई तो टेक्नोलॉजी भी अपना कदम से कदम मिलाकर चल रही है। तो ये था आज के पूरे शो का सार। उम्मीद है हमारे दर्शकों के काम की बातें आज हुई होंगी। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे तीनों एक्सपर्ट्स का। थैंक यू सो मच डॉक्टर हर्षवर्धन घोरपड़े सर, वक्त निकाला आपने। थैंक यू सो मच राकेश जोशी सर, बहुत आसान भाषा में आपने गूढ़ बातों को समझाया। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर अनीता सेठी मैम आपका हमारे लिए वक्त निकालने के लिए। शो में इतना ही, अपना ख्याल रखिए, देखते रहिए जी बिजनेस। नमस्कार।